नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, भारत एक ऐसा देश रहा है जो आज़ादी के साथ ही आतंकवाद से पीड़ित रहा है और भारत के आतंकवाद से पीड़ित होने पे कहीं न कहीं हाथ इसके पड़ोसी देशों का रहा है। खास करके यदि पाकिस्तान की बात करें तो यह बिल्कुल जायज़ ठहरता है। पाकिस्तान शुरुआत से ही भारत के खिलाफ आतंकवाद के स्वरूप छद्म युद्ध छेड़ रखा है। कई बार मुँह की खाने के बावजूद भी वह अपने हरकतों से पीछे नहीं आता है, बाज नहीं आता है। हालांकि भारत इसको लेकर के अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और भी चाक चौबंद कर रहा है, दुरुस्त करता रहा है। पिछले दिनों एक बड़ी घटना सामने आई है और घटना यह है कि भारत ने जो 26/11 मुंबई आतंकी घटना हुआ था उसका मास्टरमाइंड था लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद। भारत ने पाकिस्तान से यह मांग किया है कि इसका प्रत्यार्पण हमें कर दिया जाए। यह पहली बार नहीं है जब भारत ने पाकिस्तान से यह मांग किया हो। इससे पहले भी भारत सरकार ने कई बार पाकिस्तान से यह कहा है, लेकिन पाकिस्तान इसको टालता रहा है। तो हाल फिलहाल में फिर से यह बात चर्चा में आया है। अब इसी मुद्दे पर हम विस्तार से देखने वाले हैं कि सबसे पहले यह समझेंगे कि इस मुद्दे का भारत पाकिस्तान के रिश्ते पर क्या प्रभाव पड़ता है। जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान का रिश्ता जो है वह दोनों के बीच बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इस मुद्दे के बाद क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वहां आप समझ लीजिए नवाज शरीफ जो है लंदन से वापस लौट के आए हैं और पाकिस्तान में फरवरी में ही चुनाव होना है। इसके बाद वो जो पाकिस्तान में चुनाव की जो रैलियां हैं उसमें बयान दे रहे हैं, उसमें लगातार वो यह कह रहे हैं कि भारत के साथ वो प्रधानमंत्री बनने के बाद संबंध बेहतर करेंगे। इस बात को समझ लीजिए। अब यहां पर एक बात ठहर के यह भी समझना होगा कि भारत में भी इसी साल लोकसभा का आम चुनाव होना तय है, जो कि मार्च और अप्रैल के महीने में हो सकता है। अब यह देखना होगा कि चुनावी मौसम में आतंकवाद का मुद्दा उठता है, आतंकवादी को प्रत्यार्पण करने की मांग की जाती है, तो दोनों देशों के रिश्ते पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चुनाव के दौरान माहौल और भी गर्म रहता है, तो सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ये जो पूरा क्षेत्र है दक्षिण एशिया का, इसकी जो आप कह सकते हैं कि शांति व्यवस्था है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह देखना लाजमी हो जाएगा। यह जो मुद्दा है वह आपके जीएस का प्रश्न पत्र 2 जो है उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक सेगमेंट है, वहां से जाकर के जुड़ेगा। यह जो चर्चा हम पूरा करने वाले हैं यह मुख्य परीक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा यह प्रीलिम्स के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। प्रीलिम्स के लिए यह इसीलिए क्योंकि इसमें हम प्रत्यार्पण संधि की बात करेंगे। यूपीएससी संभव है आपसे यह नहीं पूछेगा कि हाफिज मोहम्मद सईद के खिलाफ भारत ने क्या एक्शन लिया नहीं लिया। यूपीएससी को इन चीजों से मतलब नहीं है। यह करंट का मुद्दा चर्चा में आ गया तो यूपीएससी इसके बेस पे जाएगी, इसके जो स्टैटिक पोर्शन है वहां पहुंचेगी और आपसे प्रत्यार्पण संधि पूछ लेगी। यूपीएससी ये पूछेगी कि प्रत्यार्पण संधि क्या होता है। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि भारत का किन किन पड़ोसी देशों के साथ प्रत्यार्पण संधि है, चूंकि यूपीएससी की नजर यहां जा सकती है। इसलिए मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से यह मुद्दा खासा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप ध्यान से इस मुद्दे को देखिए और थोड़ा सा संवेदनशील मुद्दा भी है, दिलचस्प मुद्दा भी है। भारत का आतंकवाद और पाकिस्तान जब आ जाता है साथ में, दोनों देश में चुनाव है, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी दिलचस्पी लोगों की और इसमें बढ़ जाती है। इसलिए अंत तक पूरे वीडियो को आपको देखिए, हम बहुत क्रिस्टल क्लियर अंदाज में आपको ये समझाने वाले हैं। मुद्दा देखिए, जल्द ही भारत लाया जाएगा हाफिज सईद। इसका पूरा नाम है हाफिज मोहम्मद सईद, ठीक है। तो यहां पर देखिए भारत सरकार लगातार कोशिश करती रही है। आप देख रहे हैं ताज होटल जो है, ताज होटल और ओबराय होटल 2008 में 26/11 को यह हमला कराया था, जिसमें आप जानते हैं कि 160 से अधिक लोग मारे गए थे। 6 लोग जो है वह यूएसए का था, अमेरिका का था, इसराइल के भी कुछ नागरिक शामिल थे। यूएसए ने तो इस पर जो है वह 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम भी घोषित कर रखा है। आतंकवादी तो इसे घोषित कर ही रखा है हाफिज सईद को। और यहां पर आप देख रहे हैं हमारे एनएसए हैं अजीत डोभाल साहब, यह लगातार प्रयास करते रहे कि किसी तरह से यह व्यक्ति जो है आतंकवादी यह गिरफ्त में आ जाए, लेकिन पाकिस्तान इसको लगातार बचाता रहा है, ठीक है। तो यह मामला है, इस पर पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। न्यूज़पेपर को अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में न्यूज़पेपर जो है इस खबर से पूरा का पूरा भरा हुआ आपको मिलेगा। इंडिया 6 एक्स्ट्राडिशन ऑफ लश्कर-ए-तैयबा फाउंडर हाफिज सईद फ्रॉम पाकिस्तान। यहां पर लश्कर-ए-तैयबा जो है एक संगठन है, चरमपंथी संगठन है, आतंकी संगठन है, उसका प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद माना जाता है। तो इसके जो है पाकिस्तान में यह संचालित है यह संगठन, ठीक है। कई बार क्या है कि इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है तो नाम बदल लेता है, ये अलग अलग नामों से राजनीति में भी उतरने की कोशिश कर रहा है। यह चैरिटी कहता है कि इसके संगठन जो है चैरिटी चलता है, उसके लिए भी नाम में यह तब्दीली करता है। इन सब चीजों पर हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे। प्रमुख बिंदु समझ लीजिए,
भारत ने पाकिस्तान से हाफिज सईद के प्रत्यार्पण की मांग की है और भारत ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत। दरअसल मुद्दा क्या है कि भारत के विदेश मंत्रालय के तरफ से यह मांग किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, भारत के ऑफिशियल प्रवक्ता जो है वह अरविंद बागची हैं। उन्होंने आवश्यक या जरूरी दस्तावेज जो कह सकते हैं इसके प्रत्यार्पण से संबंधित वो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को सौंपा है और कहा है कि यह जो है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शामिल रहा है, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है, इसीलिए आप इसे भारत सरकार को सौंप दीजिए और भारत सरकार को इसे जब आप सौंपेंगे तो भारत में अदालती कार्रवाई होगी, उसके हिसाब से इस व्यक्ति को सजा दिया जाएगा। इसके लिए क्या किया गया, तो इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के माध्यम से पाकिस्तान को यह सूचना दी गई, यह आवेदन किया गया है, आधिकारिक रूप से अनुरोध किया गया है, ध्यान देना है। अब यहां पर है इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग। देखिए हर देश की राजधानी में हर देश का उच्चायोग होता है जिसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित हो। तो भारत पाकिस्तान का राजनयिक संबंध है, ठीक है, संबंध कितना भी खराब हो, बातचीत बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन यह ध्यान रखना है दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध बने हुए हैं, इसलिए भारतीय उच्चायोग जो है वो इस्लामाबाद में है और पाकिस्तान के उच्चायोग जो है वह कहां पे है, नई दिल्ली में, ठीक है। तो भारत सरकार को कुछ कहना होता है तो इस्लामाबाद स्थित जो भारतीय उच्चायोग है, भारत के राजदूत हैं, इसके माध्यम से वहां की सरकार को आवेदन सौंपा जाता है। तो यही मामला इसके तहत हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के ये सब छोटे छोटे जो पहलू हैं इसको आपको समझना चाहिए, इससे आपकी समझ जो है वह बेहतर हो जाएगी। जब आप अखबार पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप इन चीजों को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अब देखिए यहां पर जब मांग किया गया तो पाकिस्तान ने पहले तो बहुत समय तक जवाब नहीं दिया, उसके बाद जब पाकिस्तान पर यह दबाव पड़ा मीडिया का तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह जवाब दिया गया कि भारत सरकार की तरफ से बात ठीक है कि आवेदन आया है, अनुरोध आया है कि हाफिज मोहम्मद सईद को आप जो है प्रत्यार्पित कर दीजिए भारत में, भारत की अदालत उस पर कार्रवाई करेगी और उसके तहत सजा सुनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर पाकिस्तान की सरकार जो है फिर से एक बार जो है वही अपना रुख अख्तियार किया है जो आतंकवादियों के समर्थन में या उसके पोषण में वह करते आई है। उसने कहा कि चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक कोई प्रत्यार्पण संधि स्थापित हुआ ही नहीं है, इस तरह का दोनों देशों के बीच कोई समझौता है ही नहीं, और जब समझौता है ही नहीं दोनों देशों के बीच कि अपराधी का प्रत्यार्पण किया जाए एक दूसरे को, तो फिर किस लिहाज से भारत सरकार यह मांग रही है कि हाफिज मोहम्मद सईद को हमें सौंप दिया जाए। यह बात समझ में आया। उसने कहा कि यह आतंकवादी है, यह अगर हम मानते हैं तो पाकिस्तान के न्यायालय ने इस पर ऑलरेडी कार्रवाई किया है। अगर आपको बताऊं तो 2019 से ही यह जेल में है, उसकी चर्चा हम कर लेंगे। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने इसको एक तरह से कह सकते हैं आतंकी मानते हुए, दोषी मानते हुए 31 वर्ष जेल की सजा सुनाई है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी अभी जेल में है, लेकिन ये हाथी के दांत के जैसा है, मतलब दुनिया को दिखावा करने के लिए हाफिज सईद को जेल में डाला गया है, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि वो तो मूवमेंट चला ही रहा है। अभी आम चुनाव होने वाला है पाकिस्तान में फरवरी के महीने में, और पूरे देश में और प्रांतीय चुनाव में भी वो अपने कैंडिडेट खड़ा कर रहा है। उसका बेटा खुद लाहौर से चुनाव लड़ रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यदि आप उस पर कार्रवाई कर रहे हैं तो फिर वो इतना एक्टिव कैसे है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने आतंकवाद को कसने के लिए काम किया है ताकि हमें जो है सहायता मिल सके, दुनिया भर से चंदा मिल सके, इसके लिए पाकिस्तान दिखावा कर रहा है, ठीक है। तो उसने यह कहते हुए कि समझौता नहीं है, भारत के इस मांग को इनकार कर दिया। अब ठहर के एक बात आप भी सुनिए कि भारत भी तो ये जानता है ना कि पाकिस्तान के साथ हमारा प्रत्यार्पण का संधि नहीं है, उसके बावजूद भी भारत कह रहा है, आवेदन कर रहा है भारतीय उच्चायोग इस्लामाबाद में जो है उसके जरिए कि आप हमें इसे सौंप दीजिए, प्रत्यार्पण कर दीजिए। फिर भारत क्यों कह रहा है? देखिए भारत यह जानता है, लेकिन भारत दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खोलना चाहता है, इसलिए यह जो आवेदन किया गया है ना, दरअसल ये पाकिस्तान के लिए लिटमस टेस्ट का काम करेगा, यानी कि परखेगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान की जो आतंकवाद के खिलाफ नीति की वो बात करता है कि हम आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह से हमारी सरकार, हमारी सेना काम कर रही है, इसी बात का टेस्ट लिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। और इस टेस्ट में क्या पाकिस्तान पास हो गया? नहीं, पाकिस्तान फेल हो गया। जैसे विदेश मंत्रालय ने उसके कह दिया कि जी इस पे तो कोई प्रत्यार्पण संधि है ही नहीं, इसी के साथ दुनिया भर में यह बात पहुंच गई कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद का पोषण लगातार अभी भी करता रहा है। वह बस कार्रवाई करने की बात इसलिए करता है कि वह दिखावा करना चाहता है, दुनिया को इसके माध्यम से छलना चाहता है ताकि उसे आर्थिक मदद मिल सके और उस पर किसी तरह की कार्रवाई ना हो। यह पूरा मुद्दा था। तो भारत यही चाहता था, इतना करना चाहता था। भारत ने काम सफलतापूर्वक दुनिया के सामने कर दिया, पाकिस्तान का जो है नकाब वह उतार दिया। हाफिज सईद ही क्यों? देखिए
समझना पड़ेगा कि कई आतंकी हैं, कई आतंकवादियों पर कार्रवाई किया गया। हाफिज सईद का जब मसला आता है तो सबसे पहले मैंने कहा कि यह जो 2008 में 26/11 का मुंबई अटैक हुआ था उसका मास्टरमाइंड माना जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के भी इस पर केस हैं। आतंकवादी गतिविधियों को चलाने के लिए पैसे की व्यवस्था करने का इस पर आरोप लगता रहा है और लश्कर-ए-तैयबा जिसका मैंने कहा यह प्रमुख भी है। वर्ष 1990 में हाफिज सईद ने लश्कर-ए-तैयबा नामक संगठन बनाया। पाकिस्तान के प्रतिबंधित संगठन जमात उल दावा लश्कर-ए-तैयबा की चैरिटी शाखा का ये नेता भी है। ये जो है जमात उल दावा इसे भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। एक बात ये समझिए, ये लगातार कहता रहता है कि ये जो जमात उल दावा है यह एक चैरिटी संगठन है और चैरिटी संगठन कहने का तात्पर्य एक एनजीओ टाइप मामला समझ लीजिए, समाज सेवा करने का काम करता है। यानी कि इसका कहना है कि देखिए इस संगठन के द्वारा हम क्या करते हैं ना कि राहत कार्य करते हैं। कहीं पर आपदा आ गया, कहीं पर लोगों को मदद करना है तो इस संगठन के माध्यम से राहत कार्य करने का काम करते हैं। दरअसल बम विस्फोट करना है इसका काम है, ठीक है, और यही राहत कार्य करने की बात करता रहता है। तो दोहरी बातें ये लगातार करता रहा है। भारत जो है इसे जमात उल दावा को पहले ही आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। इसे भी लश्कर-ए-तैयबा को भी, इसे भी मैंने कहा ना, कई बार नाम बदल बदल के एक संगठन को अगर प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो काम वही रहता है, बस नाम बदल लेते हैं ये लोग ताकि उससे बाहर हो जाए, प्रतिबंध से बाहर हो जाए। अमेरिका का मानना है कि इस संगठन के पीछे चरमपंथी गतिविधियां संचालित हैं। तो लश्कर-ए-तैयबा हो या जमात उल दावा हो, दोनों के तरफ को कहा गया है कि ये आतंकवादी संगठन ही है और इसका उद्देश्य जो है, अमेरिका भी ये मानता है, भारत भी मानता है कि इन संगठनों का उद्देश्य आतंकवाद को दुनिया भर में बढ़ाना है। खास करके भारत के संदर्भ में यह बात की जाती है। संयुक्त राष्ट्र ने भी हाफिज सईद को आतंकवादी लिस्ट में शामिल किया है और 2008 में जैसा मैंने कहा कि मास्टरमाइंड तो ये मुंबई धमाका का रहा ही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसकी जो आतंकवादियों की लिस्ट होती है ना, इसके अनुसार हाफिज सईद पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा का संगठन का प्रमुख है और इस संगठन को बैन कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। पाकिस्तान न्यायालय ने, पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने वर्ष 2022 है इसमें आतंक के वित्त पोषण के लिए हाफिज सईद को 31 साल की सजा सुनाई थी। मैंने पहले कहा कि अभी ये जेल में है, 2022 में ये सजा सुनाया गया था, 2019 से यह जेल में है, ये बात सच है, लेकिन यह जेल में सिर्फ दिखावे के लिए है माना जाता है। मीडिया के रिपोर्ट्स बताते हैं कि जेल से ही यह अपना पूरा संगठन चलाता रहा है और इसका ताजा उदाहरण है कि यह अब पाकिस्तान के राजनीति में अपनी पहुंच बनाना चाहता है और इसका बेटा इस बार चुनाव भी लड़ रहा है लाहौर से और पूरे पाकिस्तान भर में नेशनल लेवल पर यह अपनी कैंडिडेट को इस बार इलेक्शन में उतार रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान के लोगों को ये सपना भी दिखा रहा है इस बार मतलब इसकी पार्टी कि हम एक इस्लामिक स्टेट बनाएंगे पाकिस्तान को, ठीक है, तो ताकि लोग इसके तरफ आकर्षित हो सके। पाकिस्तान का ये कदम जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF, आप जानते हैं पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में था और माना जा रहा था कि पाकिस्तान ने यदि जल्द से जल्द आतंकवाद पर कार्रवाई नहीं किया तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा और फिर वहां से निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने यह दिखाना शुरू कर दिया कि देखिए जनाब, हम खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं और हम खुद आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जो आपको सबूत यह है कि जो हाफिज मोहम्मद सईद है इसको हमारे न्यायालय ने दोषी मानते हुए 31 साल की सजा सुना दी है। ये सब एक दिखावे के लिए यह किया गया था ताकि पाकिस्तान को फंडिंग मिल सके और ये जो मॉनिटरिंग लिस्ट है FATF का उससे वो बाहर हो सके। अब जरा देखते हैं कि भारत पाक संबंध को लेकर के बात करते हैं कि इन तमाम घटनाओं का भारत पाकिस्तान के संबंध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत पाकिस्तान के जो संबंध हैं वह किसी से छुपे हुए नहीं है, वह जग जाहिर है और संबंध अच्छा है या बुरा, बेहद बुरा है, बुरा भी नहीं, ठीक है, बहुत दोस्ती का रिश्ता हमारा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है लगातार भारत के खिलाफ आतंक पोषित करता रहा है और एक चीज यह है, यह कश्मीर मुद्दा उठाना कभी नहीं भूलता है। भारत सरकार को लगातार कहता रहता है, आतंक को पोषित करता है और इसके माध्यम से चाहता है कि भारत सरकार कश्मीर पर बात करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन देखिए भारत सरकार ने 370 आर्टिकल 370 और 35A जो है वह 2019 में कश्मीर से खत्म करके विशेष अदालत का दर्जा हटा लिया था, ठीक है। अब यहां पर जब इस तरह की चीजें हो रही है भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, तो पाकिस्तान क्या किया है, वह कह रहा है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाऊंगा और भारत के न्यायालय ने, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इसको जायज ठहराया है कश्मीर की वर्तमान स्थिति को, तो इसके खिलाफ हम जाएंगे। तो पाकिस्तान का कहना है कि ये तमाम बातें तब आतंकवाद की बातें या जो भी बातें हैं तभी होगा जब भारत कश्मीर मुद्दे पर बात करना चाहेगा तो। और भारत के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जी हां, कश्मीर मुद्दे पर बात जरूर होगा, लेकिन
उस कश्मीर के मुद्दे पर बात होगा जो कश्मीर पाकिस्तान अवैध रूप से अपने कब्जे में रखा है, जो कि पीओके का है, जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान का है, वह चर्चा नहीं होगा, जो कि भारत के हिस्से में है, जो कि वह भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। मामला समझ में आ गया। तो यहां इसका जो है संबंध, ये मुद्दा जो है, यही मुद्दा भारत और पाकिस्तान के संबंध को लंबे समय से खराब करता चला आया है। ठीक है, अब यहां पर जो हालिया मुद्दे का प्रभाव क्या हो सकता है, जैसा मैंने पहले कहा कि दोनों देश में चुनाव प्रस्तावित है। फरवरी में पाकिस्तान में चुनाव होना है और मार्च अप्रैल के महीने में भारत में आम इलेक्शन होना है। तो यहां पर इस वर्ष अगर दोनों देशों में चुनाव है तो चुनाव के चलते स्थिति थोड़ी सी गर्माहट बना रहेगा और देखा जाएगा कि पाकिस्तान पर इस मुद्दे का क्या प्रभाव पड़ता है और भारत सरकार पर भी निश्चित तौर पर, जो भी केंद्र में सरकार है उस पर दबाव बना हुआ तो रहता ही है विपक्षी पार्टियों का कि पाकिस्तान को लेकर के नरम रुख अपना रही है। तो भारत सरकार भी चाहेगी कि चुनाव के मद्देनजर बहुत सारी चीजें की जाती है, राजनीति ऐसा ही चलती है। तो इलेक्शन आते ही आपको देखने को मिलेगा कि सरगर्मी दोनों देशों के बीच और तेजी से बढ़ती हुई नजर आएगी। यह एक मसला हो सकता है। यहां पर समझिए पाकिस्तान ने भी इस वर्ष आम चुनाव हो रहे हैं जिसमें हाफिज सईद समर्थित पार्टी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग यानी कि PMML, तो ये इस पार्टी का नाम ध्यान रखिएगा, यह भी चुनाव में शामिल हो रही है जैसा कि मैंने पहले भी बताया था और इसका बेटा इसका नेतृत्व कर रहा है। विदेशी संबंध की बात करें तो हाफिज सईद का बेटा जो है तलहा सईद के पाकिस्तान से चुनाव लड़ने की सूचना पर भारत निश्चित तौर पर सुरक्षा संबंधी चिंताओं से ग्रसित हुआ और भारत ने दुनिया के सामने अपनी चिंता जाहिर भी की है। ये जो तलहा सईद है ना, भारत इसको भी आतंकी घोषित कर रखा है। अच्छा, इसको भारत आतंकी घोषित कैसे किया था, तो वित्त पोषण का इस पर आरोप है कि आतंकी गतिविधियां जो होती रही है भारत में उसको प्रायोजित करने का काम इसने किया है। कहा गया भारत के द्वारा कि इसने वित्त पोषण किया और क्या किया, प्लानिंग किया। ये जो आतंकी घटनाएं होती है भारत में, इन आतंकी घटनाओं को प्लानिंग करने का काम, योजना बनाने का काम तलहा सईद के द्वारा किया गया और इसके तहत भारत ने इसे आतंकी घोषित कर रखा। तो भारत ने दुनिया के सामने कहा कि देखिए देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, ये चुनाव करा रहा है और चुनाव में एक आतंकी जो है उसकी पार्टी पूरे देश में नेशनल लेवल पे इलेक्शन लड़ रही है। वह आतंकी खुद लाहौर, जो कि पाकिस्तान का, पंजाब का हिस्सा है, तो पंजाब सबसे समृद्ध राज्य है उसका पाकिस्तान का, कि देखिए ये जो है लाहौर से वहां से इलेक्शन लड़ रहा है। तो ये चीजें जो है भारत अपनी सुरक्षा संबंधी चिंताओं के तहत कर रहा है। वर्ष 2022 में जारी भारत सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार भारत में लश्कर हमलों के लिए आतंकी को नियुक्त करने का इस पर आरोप था और पैसा इकट्ठा करने, योजना बनाने का भी आरोप था। अब हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं और वह है प्रत्यार्पण कानून। देखिए यह मुद्दा जो है वह प्रीलिम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण होने वाला है। मेंस के लिहाज से तो महत्वपूर्ण होगा ही, खास करके प्रीलिम्स के लिहाज से होगा, क्योंकि फैक्ट यहां से पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं कि यह मुद्दा क्या है, प्रत्यार्पण कानून क्या होता है। देखिए, एक राष्ट्र की ओर से दूसरे राष्ट्र को अपराधियों से निपटने के लिए यह कराया जाता है। इसको इस तरह से उदाहरण से समझ लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे देख लीजिए, अब पाकिस्तान के साथ भारत का तो प्रत्यार्पण संधि है नहीं, जैसे नेपाल के साथ ले लेते हैं, पड़ोसी देश हमारा नेपाल भी है और नेपाल के साथ हमारा प्रत्यार्पण संबंध है। तो नेपाल और भारत को लेते हैं। अब कोई अपराधी है जो भारत में अपराध करता है, ठीक है, और वह भाग करके यहां से कहां पहुंच जाता है, नेपाल में, ठीक है, या फिर वह अपराधी जो है वह नेपाल में ही रहता है, नेपाल का नागरिक है और यहीं से अपराध जो है वह संचालित करता है भारत में, ठीक है। तो भारत सरकार कहेगी कि इस व्यक्ति को, यह जो अपराधी है नेपाल में, या तो भाग के आया है या भारत के खिलाफ नेपाली नागरिक ही है, अपराध प्रायोजित करता है, आतंक प्रायोजित करता है, तो भारत सरकार कहेगी कि हम दोनों के बीच जो है प्रत्यार्पण संधि है, इस संधि के लिहाज से आप इस अपराधी को हमें सौंप दीजिए, ठीक है। और यहां सौंपने का मतलब क्या है कि भारत की जो अदालत है, इसके तहत भारत के जो नियम कानून है, इसके तहत इस अपराधी पर मुकदमा चलेगा और उसके तहत सजा दी जाएगी और वह सजा फिर इसे भुगतना होगा। दूसरी बात यह भी, कई बार संधि के अलग अलग रूल रेगुलेशन होते हैं, हर कंट्री के साथ अलग अलग, कोई फिक्स मामला नहीं है। कई बार क्या होता है कि यह मान लीजिए ये अपराधी नेपाल का है, तो नेपाल सरकार ने इस पर सजा सुनाया है, मान लीजिए 20 साल का सजा इसे सुनाया है नेपाल की अदालत ने, उसी मामले में जो भारत के साथ इसने अपराध किया होगा, तो 5 साल ये नेपाल में गुजार चुका है।
तो यदि वो भारत आता है, भारत उसको ट्रांसफर किया जाता है, तो यह 5 साल जो गुजार चुका है, अब कितने बच गए? 15 साल। तो भारत के कानून के आधार पर यदि ये सजा सुनाया जाता है तो वो 15 साल के लिए सजा सुनाया जाएगा, 20 साल फिर उसको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 5 साल ये नेपाल की जेल में काट चुका है। मैंने पहले कहा यह अलग अलग देशों के साथ अलग अलग तरह के संधि होता है, जरूरी नहीं है सभी देशों के साथ ऐसा हो, ठीक है, लेकिन इस तरह की चीजें व्यवहारिक तौर पर देखी जाती है। अब यहां पर देखिए, यह जो है अगर भारत सरकार के साथ होगा तो निश्चित तौर पर यह प्रकृति में वाइस वर्सा हो जाएगा, यानी कि भारत के खिलाफ यदि नेपाल के अपराधी अपराध करते हैं तो यह प्रत्यार्पण होगा यहां, तो नेपाल भी भारत से ऐसा ही कहेगा कि मेरे खिलाफ अगर आपके यहां कोई अपराधी ऐसा कर रहा है या मेरा कोई नागरिक है जो अपराध करके आपके यहां भाग गया है, तो आप भी इस संधि के माध्यम से हमें उसे सौंप दीजिए और नेपाल के अदालत के द्वारा, नेपाल के कानून के जरिए उसे सजा दी जाएगी। समझ में आ गया? यानी कि दोनों देश जो है अपने अपने अपराधियों की अदला बदली कर लेते हैं, सामान्य भाषा में मोटे तौर पे आप समझ लीजिए, यही बात है। अब इसके तहत क्या होता है, ये उदाहरण समझ में आ गया। ये नेपाल के साथ है, अफगानिस्तान के साथ भी हो सकता है, पाकिस्तान के साथ हमारा प्रत्यार्पण संधि नहीं है, ये फैक्ट याद रखना है। इसमें क्या होता है कि जांचाधीन होता है या विचाराधीन या जो सजा याफ्ता अपराधी हैं, यह भी, इन सभी के लिए प्रत्यार्पण का अनुरोध किया जाता है और फिर उस कानून के तहत प्रत्यार्पण हो जाता है। भारत में प्रत्यार्पण का विधायी आधार क्या है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है, इसे नोट कीजिए। प्रत्यार्पण अधिनियम 1962, यह जरूरी है आपके लिए जानना, यह ध्यान रखना है। तो ये जो प्रत्यार्पण अधिनियम 1962 में लाया गया था, भगोड़े अपराधियों को प्रत्यार्पण से संबंधित कानून अधिसूचित करता है। चलिए अब इसको थोड़ा सा और डिटेल से देख लेते हैं। भारत के संदर्भ में प्रत्यार्पण संधि देखिए, प्रत्यार्पण अधिनियम 1962 की धारा 2D के तहत क्या कहता है कि भगोड़े अपराधियों के प्रत्यार्पण से संबंधित विदेशी राज्य के साथ भारत द्वारा की गई संधि की व्यवस्था करता है। कहां से? धारा 2D के तहत यह बात की गई है। प्रत्यार्पण संधियां पारंपरिक रूप से प्रकृति में द्विपक्षीय होती हैं। इसका कहने का क्या तात्पर्य है? जैसा कि मैंने समझाया कि भारत नेपाल से कहे कि मेरे अपराधी को आप सौंप दीजिए, तो नेपाल भी यही संधि कहेगा कि मेरे अपराधी को फिर आप हमें सौंपेंगे, यानी कि प्रकृति में द्विपक्षीय हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, व्यवहारिक तौर पर ये सही भी लगता है कि एक दूसरे के सहयोग से ही तो मामला आगे बढ़ेगा, संधि होगा। भारत पारस्परिकता के आधार पर नागरिकों को प्रत्यर्पण करके दोहरी प्रणाली का पालन करता भी है। और भारत इस संधि में जब भी किसी के साथ संधि होता है तो प्रकृति में द्विपक्षीय होता है और भारत इस तरह का काम करता भी रहा है। अब यहां समझ लेते हैं कि सबसे पहली बात जो मैंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारा यानी कि भारत का कोई प्रत्यार्पण संधि नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यह कहा भी है कि चूंकि कोई संधि है ही नहीं इस तरह का, तो हाफिज सईद को किस आधार पर हम भारत को सौंपे। ठीक है, तो यह बातें कहा गया, लेकिन भारत ने वही मॉरल आधार पर भारत को एक तरह से विक्ट्री वहां मिल गया। अब यहां पर एक चीज हमारे लिए समझना जरूरी होगा, जो कि यूपीएससी के लिहाज से महत्वपूर्ण हो भी सकता है, कि भारत का अपने किन किन पड़ोसी देशों के साथ प्रत्यार्पण संधि है। ठीक है, एक चीज तो हमें कंफर्म हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारा संधि नहीं है, तो जिसके जिसके साथ नहीं है ना, मैं क्रॉस करता चलूंगा और जिसके साथ हमारा संधि है उस पर मैं टिक लगा दूंगा, तो आप समझ लीजिएगा कि उसके साथ हमारा संधि है। पड़ोसी देशों की स्थिति सबसे पहले देख लीजिए। क्या अफगानिस्तान के साथ हमारा संधि है? देखिए, अफगानिस्तान के साथ पहले यह संधि नहीं हुआ करता था, लेकिन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय जो है उसके वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएगा कि अफगानिस्तान के साथ 2016 में हमने ये संधि कर लिया था, प्रत्यार्पण का, अपराधियों के प्रत्यार्पण का संधि। तो अब हमारा अफगानिस्तान के साथ यह संधि है। उसके बाद जैसे नेपाल की स्थिति देखते हैं, तो नेपाल के साथ भी प्रत्यार्पण संधि भारत का है। उसके बाद भूटान के साथ भी हमारा है, बांग्लादेश के साथ भी हमारा है, नेपाल मैंने बता दिया, और श्रीलंका के साथ भी हम प्रत्यार्पण संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। यहां पर ये है पाकिस्तान, सिर्फ हम पाकिस्तान के साथ प्रत्यार्पण संधि नहीं करते हैं, और यही बात अभी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया। तो इस मुद्दे पर देखिए थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा कि आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि चुनाव दोनों ही देशों में है। ठीक है, तो एक शायर ने कहा है कि सरहद पर तनाव है, देखो क्या देश में चुनाव है। तो अभी दोनों ही देशों में चुनाव होने वाला है, इसीलिए अभी तनाव देखने को मिल सकता है। इन सब मुद्दों की चर्चा जो है लगातार चलती रहेगी, इस पर आपको नजर बना के रखना होगा। मेंस का एक क्वेश्चन है, आप लोगों में से बहुत लोगों का डिमांड था कि सर सिर्फ प्रीलिम्स का क्वेश्चन देते हैं आप, तो मेंस का भी दीजिए ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें। अच्छी बात है, तो मेंस का क्वेश्चन लीजिए। भारत पाक संबंधों को आतंकवाद किस प्रकार प्रभावित करता है, आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। मैं इसको पूरा बताने वाला नहीं हूं, थोड़ा सा बता देता हूं। 150 शब्द में आप इस आंसर को लिखिएगा।
आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। भारत पाक संबंध हो तो किसके किसके संबंध की बात करना है? भारत और पाकिस्तान के संबंध को आतंकवाद किस प्रकार प्रभावित करता है। देखिए, तो यहां पर सबसे ज्यादा जो चर्चा करना है वह यह बताना है कि आतंकवाद किस तरह से प्रभावित करता है इन दोनों के रिश्तों को। कोई आतंकवादी घटना जैसे 2008 का ही मुंबई अटैक हो और भी पुलवामा का हुआ हो, तो इस सब चीजों का बताएंगे। इसके अलावा और क्या क्या चीज प्रभावित करता है, थोड़ा थोड़ा सा उसका भी चर्चा आप कर सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा होगा, प्रभावित करता है, ठीक है। और इसका आलोचनात्मक अध्ययन करना है। आलोचनात्मक अध्ययन का मतलब होता है कि दोनों ही बातों को बताइए, पक्ष विपक्ष दोनों ही की बातों को बताइए कि सच में आतंकवाद ही प्रभावित करता है या नहीं, करता है तो कैसे, और नहीं करता है तो कैसे। थोड़ा विस्तार से इन चीजों को पूरी तरह से आप इन चीजों को लेकर के बताइएगा। 150 शब्द हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अब प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन देखिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यूपीएससी के लेवल का यह प्रश्न है। यूपीएससी इसी तरह का प्रश्न बनाया करती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और सबसे पहले यहां देखना है कि कौन से कथन जो है सही है। तो 3 कथन दिया गया है। भारत प्रत्यर्पण संधि प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 की धारा 2D के तहत करता है। सही है गलत है आपको तय करना है। भारत पाक के मध्य शुरुआत से प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर है। ध्यान रखना है, पूरे सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है, पुछले शब्द को देखना है। FATF आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने की बात करता है। ये 3 स्टेटमेंट दिया गया है। 3 स्टेटमेंट के आधार पे कौन सा सही है उसके आधार पे 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 में से कोई एक विकल्प सही होगा, उस विकल्प का चयन करके कमेंट बॉक्स में आपको अपना जवाब लिखना है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ बात करेंगे। आप अपना विचार जरूर दीजिए कि क्या आपको लगता है कि हाफिज मोहम्मद सईद, क्या भारत उसे पाकिस्तान से अपने यहां भारत लाने में कामयाब हो पाएगा? क्या 26/11 के जो पीड़ित लोग थे उनको न्याय मिल पाएगा? हाफिज सईद के जैसे और भी आतंकी पाकिस्तान में बैठे हैं जो भारत के खिलाफ काम करता रहा है, जैसे कि दाऊद इब्राहिम। क्या इन तरह के लोगों पर भारत की सरकार और भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वह शिकंजा कस पाएगी? इन तमाम मुद्दों पर आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार से अवगत जरूर कराइए। यदि अभी तक आपने संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह पूरा लेक्चर का जो PDF है वह संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप में आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसीलिए लिंक चटका करके आप टेलीग्राम ग्रुप पर पहुंच जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक कहां मिलेगा? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। संस्कृति आईएएस का व्हाट्सएप चैनल भी लॉन्च कर दिया गया है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके आपको तमाम वीडियो जो है आसानी से आप तक उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अपने विचार से हमें अवगत कराइए। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।